नमस्कार। इस खनकदार आवाज में 95 बरस वाली कंपन नहीं है। ये आवाज लड़खड़ाती नहीं है। इसमें लगन है, दम है, जिद है देश को संस्कारित करने की, कला की, साधना की, बिना थके, बिना विश्राम किए। ये हैं अपने योगी बाबा। कोई धूनी वाले नहीं, बल्कि धुनी बाबा। धुन है कलाकारों को यथा योग्य सम्मान दिलाने की, उनके योग क्षेम की, देश भर में विभिन्न कलाओं और कलाकारों के आदान प्रदान की, देश की आत्मा में कला बसाने की। मेरा अपना ये मानना है कि कला किसी व्यक्ति में जन्म तभी लेती है जब वह स्वयं भी नया जन्म लेता है, और नया जन्म तभी लेता है जब वो अहंकार रहित हो जाता है। उसके ये प्रतीक योगेंद्र जी माने अभी नहीं, वर्षों से हैं। बाबा के बाबापन में अनोखा बचपना है। अपनी बड़ी से बड़ी बात को ऐसे मनवाते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा एक छोटे से खिलौने के लिए जिद कर रहा हो। सहजता उनका गहना है। बहुत बार खुशी में जब आंसू आ जाते हैं तो उस तरह से उन्होंने मुझे गले लगाया और ये कहा कि तुझे क्या मालूम कितनी चिंता करता था मैं। अरे ज़रूरत है तेरी, राष्ट्र को ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है। तो वो क्षण में कभी भूल नहीं सकती कि बीमारी के बाद जिस आत्मीय भाव से उन्होंने मुझे गले लगाया था, उससे ये लग रहा था कि वाकई वो कितने ज़्यादा चिंतित रहे होंगे उन 3 महीनों में जब मेरा उनसे न मिलना हुआ न फ़ोन पर बात हुई। अभी कुछ समय पहले एक दिन बोले, बाबा हमें नाना जी के जन्म शताब्दी वर्ष के लिए गोंडा में कोई कार्यक्रम करने की अनुमति मिल जाएगी। अब हम DRI वालों के लिए तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती थी। और उसका परिणाम जो हुआ कि गोंडा में 4 दिन तक देश भर से जो 300 कलाकार आए, शायद 300 से ज़्यादा रहे होंगे, उन्होंने पूरे गोंडा को देश भर के रंगों से सराबोर कर दिया। सूरत लगाम लगाना कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कदम ताल मिलाना रे गोविंद गोविंद गाना। अनुशासन बाबा से सीखने लायक है कि घोड़े की टाप का अनुशासन कभी नहीं भंग होता, एक जैसा। तो बाबा आज भी दौड़ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं वैसे ही अनुशासन। बाबा योगेंद्र एक चलते फिरते जागृत ऋषि हैं, जो मन से, वचन से, कर्म से अपने पूरे जीवन को जिसने एक लक्ष्य मानकर एक तपा लिया हो, और उनको देख करके हमें समझ में आता है संगठन क्या होता है, कार्यकर्ता क्या होता है, कार्यक्रम क्या होता है, और कैसे उन्होंने तिनका तिनका इन तीनों चीज़ों को समन्वय करके कैसे एक विशाल संगठन की रचना की। अपने बचपन की बात वो टाल जाते हैं। उनका जीवन तो बस वहां से शुरू हुआ जब वो संघ के संपर्क में आए। नानाजी देशमुख ने उन्हें कला के क्षेत्र में काम करने को कहा। उससे पहले का कुछ वो शायद याद ही नहीं रखना चाहते। नाना जी ने क्या देखा हमारे पास में, मैं याद भी नहीं समझ पाया। हमको भेज दिया प्रचारक करके एक तहसील में। 45 की बात है बाबा। एक काम मुझे और दे दिया उन्होंने, जरा हाथी खोजो। अब आप कल्पना कर सकते हाथी खोजने का काम कैसा होगा बाबा। वो नौतपी का इलाका है ठाकुरों का। गांव-गांव में हम घूमे बाबा, 11 हाथी मिले। और मुझे एक पहली सीख दी गई कि अगर हाथी को फटाना है तो महाउत को फटाना पड़ेगा। वो दिन की याद करता हूँ तो लगता है कि वो व्यक्ति कैसा काल्पनिक था, कैसा वो एक व्यक्ति था। हम चल पड़े उस जीवन के अंदर बाबा। भोलापन लेकिन विनम्र दृढ़ता, संघ के प्रचारक, ऊर्जावान व्यक्तित्व और संस्कार भारती के शिखर पुरुष 95 बरस की उम्र में और युवा होते जा रहे हैं। कला की साधना में उन्हें इतना आनंद आ रहा है
कि उन्हें थकान महसूस ही नहीं होती। छोटी उम्र के लोग हैं, सब डायबिटीज से पीड़ित हैं। बाबा उनको 95 बैठा है या जो भी बैठा है उठा है, जो भी, बाबा तो एक तो कार्यरत हैं, गतिमान हैं, गतिशील हैं, पवन की तरह उड़ते हैं। आवाज़ में ऐसी चोट है उनकी, भारीपन है, दृष्टि भी उनकी बड़ी पैनी है, हर एक चीज़ याद रहती है, हर एक नाम याद रहता है और सब खाते पीते अरे वाह। तो उनका पूरा जीवन शैली एक उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। अभी मैं दिल्ली में यहाँ रहता हूँ, मेरा घर तीसरी मंजिल पे है, 2 जीने चढ़ना पड़ते हैं। अचानक एक दिन सुबह 8:30 बजे फ़ोन आ गया, भैया घर पे हो, मैं आ रहा हूँ। मुझे ही संकोच हुआ, मैंने कहा बाबा जी मैं दूसरी मंजिल पे रहता हूँ, तीसरी मंजिल पे। तो बोले घर तो है ना, मैंने कहा घर है। और एक युवा की तरह वो पूरी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले आए। बल्कि उनके साथ जो सज्जन थे, जो उनसे उम्र में कहीं छोटे थे, वो बहुत हाँफ रहे थे। बाबा जी बड़े आनंद से वहाँ बैठे थे। चरैवेति चरैवेति, आज यहाँ कल वहाँ, अविरल प्रवास पर। ऐसे हैं अपने योगेंद्र बाबा। विश्राम शब्द उनकी डिक्शनरी से कब गायब हो गया, ये उन्हें भी नहीं मालूम। I have never met such an inspiring person. I must confess that even at this age, he keeps moving and we all find it difficult to keep pace with him. I've met him only twice and yet as an artist, I have been really inspired by him. वे देश भर में संस्कार के बीज बो रहे हैं, संस्कृति की सुगंध बिखेर रहे हैं। बाबा सचमुच में कला के साधक हैं। कोई उन्हें उपासक कहता है तो कोई कला का तपस्वी, लेकिन वो बड़ी विनम्रता से अपना परिचय देते हैं। योगेंद्र नाम मेरा। सच कहूं तो इतने साल से बाबा योगेंद्र जी का सरनेम क्या है मैंने पूछा भी नहीं और जाना भी नहीं। ये वस्तुस्थिति, क्योंकि अपना परिचय देने के लिए सिर्फ वो जो मेरा कहते हैं, उसके पश्चात प्रथम पुरुष मैं, मेरा, अपना, यह कुछ उनके मुंह से आता है। तो संगत तो था ही ना बाबा हमारे पास में, जाके उनके दफ्तर में बैठना, उनसे आग्रह करना कहाँ कौन ऐसा कलाकार हमारी शाखा पर आता है, उसको खोजना, उसको जोड़ना। अब बम्बई के मंच पर ही हमारे पास कितने बड़े बड़े लोग आए, आपको आश्चर्य हुआ सुन करके। नलिनी जयवंत थी ना बाबा, कैसे संपर्क आया मैंने आज भी नहीं समझ पाता हूँ बाबा। पुरुषोत्तम दारवेकर, नाटक के श्रेष्ठ पुरुष, अशोक दादा मुनि आए हमारे कार्यक्रम में, हलीम जाफ़र खां साहब आए हमारे बीच में। आज वो कैसा मंच है जिसको देख कर कभी कभी याद करके मन में प्रश्न आता है। सुरेश राव केतकर भी हमारे विराजमान है, पुरुषोत्तम दादा भी विराजमान है, और लेकिन इन सब को जोड़ने वाली कौन ऐसी शक्ति थी, तो अभी याद करता हूँ तो सुभाष कुलकर्णी नाम का एक कार्यकर्ता था जो बड़ा सक्रिय था, लेकिन इसके पीछे इतनी बात थी कि संघ शक्ति का संबल, और पीछे उनमें से जो कार्यकर्ता इस प्रकार के सक्रिय थे जिनको लोगों के घर घर जाने में आनंद आता था, ऐसे जो कलाकार हमें मिले उनके बल पर हम ये सारा देश में काम करने में समर्थ हो पाए। एक बेहद ऊर्जावान, और देखिए ऊर्जा तब आती है जब अंतर से आपकी आत्मा को इस बात पर विश्वास हो कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए है, पूरे राष्ट्र के लिए है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। तब आपको ईश्वर भी वैसी ऊर्जा देता है, और मुझे लगता है कि योगेंद्र जी को ईश्वर ने वो वरदान दिया है। नौजवानों से उन्हें बहुत सी आशाएं भी हैं। वे नहीं मानते कि आजकल के युवा भटक गए हैं, बस उसे सही दिशा दिखाने वाली पीढ़ी से उसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बाबा कहते हैं कि वो इसे कमजोरी न समझें, बल्कि इसे अवसर बनाएं। हम अपनी अपनी शक्ति पर ही जो कुछ वर्कशॉप हम लगाते हैं, संगीत के नाम पर हमने वर्कशॉप कई लिए, जहाँ केवल एकमात्र 19 गुरु आए और केवल 300 के करीब विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया। 3 दिन का ना भाग लिया।
कि वो वायलिन जिसको कहते हैं, वायलिन के ऊपर, तबला के ऊपर, घटम के ऊपर, ऐसा एक वर्कशॉप। तो इस प्रकार की कुछ वर्कशॉप जगह जगह लेकर के हमको एक एक्सपर्ट करने के लिए, नौजवान को जोड़ने के लिए एक बहाना मिल जाता है। बाबा ये बात जरूर है कि ये साधना का काम है, बड़ी तपस्या का काम है। इतनी आसानी से आज का नौजवान जोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ है जो बड़ी खोजने पर मिल जाते हैं हमको, जिनके बारे में हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ इस धारा में ये बढ़ेंगे, आगे करेंगे। तो उनके लिए कोई ना कोई वर्कशॉप लेना। श्री योगेंद्र कला। योगेंद्र बाबा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सांकेतिक सम्मान था। उन्हें तो न कभी इसकी चाह थी, न कभी उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। बड़े ही निष्प्रह भाव से उन्होंने ये सम्मान स्वीकार किया, लेकिन उनके प्रशंसकों के लिए तो ये निर्मल आनंद का पल था। बाबा जी जब पद्मश्री लेने जा रहे थे तो हम लोगों ने बहुत छोटे बच्चों की तरह ताली बजाई। वो ताली हमने इसलिए बजाई कि बाबा जी का सम्मान दरअसल बाबा जी का सम्मान नहीं है। बाबा जी का सम्मान कला क्षेत्र में काम कर रहे उन असंख्य कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो बिना श्रेय की प्रत्याशा, न उन्हें श्रेय चाहिए न प्रसिद्धि चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कला की सेवा करने की दृष्टि से जो कार्यकर्ता फील्ड में काम करता है, क्षेत्र में काम करता है, ये उस कार्यकर्ता का सम्मान था। बाबा किसी भी कलाकार या आयोजक को काम करने की लंबी छूट देते हैं, काम करने की आजादी देते हैं, ताकि उसकी अपनी क्षमताएं निखर सकें। आवश्यकता पड़ने पर ही उसे टोकते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि बाबा जी, मतलब आप, उनका तो अधिकार है, वो कहीं भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं बोलेंगे बाबा जी उस बैठक में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सीखने लायक बात है। हम लोग जरा सा, हमारा स्तर एक स्तर से दूसरा स्तर हो जाता है तो हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन बाबा जी ने कभी ऐसा नहीं समझा। और दूसरी विशेष बात यह है कि जो बात गलत लगी उसको उन्होंने टोका जरूर, लेकिन बाद में टोका, कार्यक्रम होने के बाद, कार्यक्रम के दौरान नहीं टोका, क्योंकि उनको लगता था कि इससे शायद जो कार्यकर्ता कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं वो हतोत्साहित हो जाएंगे। बाबा जी के डायरेक्ट टिप्पणी करने की शैली कतई नहीं, इसलिए वो जो बोलते हैं वो कई दिनों के बाद हम लोगों को समझ में आता है। वो क्या कह जाते हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं कि व्यंग कर रहे हैं, ये समझना बड़ा कठिन है बाबा जी। स्वयं कला के अद्वितीय प्रेमी व भिन्न भिन्न कलाओं के पारखी नानाजी देशमुख को 1960 के दशक में ही बाबा में एक कला प्रेमी की धुन नजर आ गई थी। पहले तो उन्हें प्रदर्शनी आदि का संयोजन व नियोजन करने की जिम्मेदारी मिली और फिर कलाकारों का संगठन संभालने की। हमको आदेश मिला कि भैया जी विद्या भारती का बड़ा भारी कैंप है, तो वो जो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हो गया था उसमें बड़ा आपने आयोजन किया था, तो गांधी बाबा थे हमारे बीच में, श्री कृष्ण गांधी उनका नाम था, मेरठ में निकले थे प्रचारक, उधर थे। उन्होंने कहा कि चल भाई नगर सजाओ। तो यहाँ दिल्ली में बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ बाबा, 16,000 शिशु आए। देश भर से जो अलग अलग संगठन चल रहे थे, सारी के सारी बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो उनका नगर सजाने का काम, लाल किले के पीछे जो सड़क है ना बाबा, यहाँ से वहाँ तक उसको सजाने का काम, और फिर उनका नाटक कहाँ होगा, कैसा होगा, इसकी सारी व्यवस्था करने का काम योगेंद्र जी को मिल गया बाबा। हर प्रांत का अलग गेट था, हर प्रांत का अलग सामान था, सजावट अलग करते करते उसमें भी 40 कलाकार हम बनारस के ही पकड़ के ले आए थे बाबा। तो ये सब कार्यक्रम हो गया। संजीव रेड्डी आए, उस कार्यक्रम में आए, विद्या भारती का जन्म दिया उस दिन हुआ बाबा। तो वो भी एक दिन हमारे लिए इस प्रकार का आया। अब ये जैसे ही कार्यक्रम हुआ तो 79 की बात है ना बाबा, तो 80 में ये लोगों ने बुलाया, ये नागपुर में माननीय मोरूपंत बैठे हैं, रज्जू भैया भी बैठे हैं, नाना जी दूर से ही सब रायबाद देते थे बाबा, लेकिन वहाँ देवड़े जी हुए थे, ऐसे 4-5 लोग थे बाबा। उसमें तय हुआ कि एक संगठन इसका बनना चाहिए। नानाजी के साथ मिलकर बाबा ने संस्कार भारती की स्थापना की।
देश की समृद्ध संस्कृति को संजोए रखने व कलाकारों को संस्कारों से अलंकृत करने का बीड़ा बाबा ने अपने सबल कंधों पर उठाया। देश की मुख्य धारा में कलाकारों को उचित स्थान व सम्मान मिल सके, इसके लिए बाबा दिन भर भाग दौड़ में लगे रहते हैं। इस पूरे प्रयास में उनका एक ही उद्देश्य होता है, देश की सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोना। एक तो संस्कार भारती की जो शुरुआती का इतिहास है वो प्रदर्शनियों का है और वो बाबा जी का है, योगेंद्र जी का। दूसरी जो पहचान है कि बाबा जी संघ शिक्षा वर्गों में अच्छी फिल्में और कुछ डॉक्यूमेंट्री खुद वो बना करके स्लाइड शो करते थे। तो संस्कार भारती की मुख्य पहचान उस समय ये दो चीज, कार्यक्रम की भव्यता, कार्यक्रम की व्यापकता, कार्यक्रम का व्यवस्थित तौर पर आयोजन, ये सारी चीजों के माध्यम से मैं ये कह सकती हूँ, अगर एक संस्था अकेले पूरे देश में भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रही है, जिसमें लोक संस्कृति भी शामिल, शास्त्रीय संस्कृति भी शामिल, साहित्यिक संस्कृति भी शामिल, तो वो संस्कार है। बाबा ने अपनी उम्र को कभी भी कला के सामयिक बनने में आड़े नहीं आने दिया है। लोक कला हो या ललित कला अथवा समकालीन कला, बाबा को तो बस कलाकारों को जोड़ने की धुन लगी रहती है। वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना सोनल मानसिंह के साथ भी उतने ही सहज रहते हैं जितने छत्तीसगढ़ के एक छोटे से टोले के कलाकार के साथ। उन्हें दोनों की ही प्रतिभा में समानता नजर आती है। वो दोनों को ही सम्मान दिलाने के लिए आतुर व प्रयासरत दिखते हैं। कुछ सोचती रहती है बाबा। जैसे हमारे यहाँ जब मंच पर कोई व्यक्ति आएगा तो हम आग्रह करते हैं कि भैया जी ये सीढ़ी मत चलाओ। हमारे कलाकार जो इस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने वाले सारे संगतकार हैं उनका उपयोग करके करो। अभी हमारा एक टीम गई आपके यहाँ पर, कहाँ, जयप्रभा गांव, और मुल्ला ज़्यादा आते हैं उसमें जोधपुर के, वो सब देवी के गीत गाते हैं और लकड़ी बजाते हैं ना बाबा। अब ये तो आपके वाद्य यंत्र हैं बाबा। और सारंगी इतनी बढ़िया लेके आया मौलवी, 5 स्थानों पर आपने उसका कार्यक्रम कराया, वो गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि हमको बाबा मौका दे दो, अब ये सारा ये जो काशी का इलाका है उसमें गांव-गांव हम इस प्रकार का कार्यक्रम करें। अपना प्रयोग तो बाबा इस प्रकार का जरूर रहता है। कलाकारों को समुचित सम्मान मिल सके, उनके योग क्षेम की व्यवस्था हो सके, इसके लिए भी आवश्यकता होती है देश भर में यथा योग्य कला प्रेमियों व यथोचित संगठन की। इसकी पूरी चिंता भी बाबा करते हैं। प्रभावित होना तो स्वाभाविक है, लेकिन अनुकरण नहीं हो पाता है, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक शैली होती है और शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। तो हम बाबा जी के इस व्यक्तिगत संपर्क से प्रभावित जरूर रहे हैं, लेकिन जितना बड़े फलक पर बाबा जी संपर्क करते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। बाबा ने कला को एक नया आयाम, नया संस्कार दिया है। हम आज के युग में जिस कला का प्रदर्शन देखते हैं उसमें आकर्षण तो होता है, लेकिन संस्कारों के नाम पर कुछ नहीं। यहां तक कि लोक कलाओं में भी कई बार भोंडापन आ जाता है, लेकिन योगेंद्र बाबा ने कलाओं को एक नए रूप में देश के सामने रखा है। ये जो है क्यों होता है, इसको कोई इसके लिए कुछ रिसर्च वगैरह करने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र जी की विशेषता यह है कि उन्होंने इस क्रम को पलट दिया। बाजार या फिल्म ने जिस तरह कला को प्रभावित किया है, उससे संस्कारों में कोई अभिवृद्धि नहीं हो रही है। उसे हम पॉपुलर आर्ट तो कह सकते हैं, लेकिन उसमें प्रेरणा का अभाव है। पर बाबा की प्रस्तुतियां इस बाजारवाद से अप्रभावित हैं। बाजार ने
या फिल्म ने या सिनेमा ने लोकगीतों को किस तरह से प्रभावित किया है, अगर ये देखना हो तो इस तरह के आयोजनों को देखें। अब उन प्रभावों से योगेंद्र जी की जो भी कला की प्रस्तुतियां हैं वो अप्रभावित है। अच्छा, तो उसका तत्क्षण या तत्काल हो सकता है कि आप नोटिस न करें, परंतु उसका अस्थायी एक प्रभाव समाज पर पड़ेगा, समाज के उन्नयन में पड़ेगा, समाज के उत्थान में पड़ेगा और एक नए समाज को बनाने में भी उसका योगदान हो सकता है। दिन भर अपने पुराने सहयोगियों व उन दिनों के परिचितों से मिलना, उनसे मिलते रहना, यही उनकी दिनचर्या होती है। पुराने लोगों से सतत संबंध बनाए रखना और नए नए लोगों को जोड़ते रहना और इन सब के माध्यम से कला की उपासना, यही है उनकी जिद। उनकी इस जिद को शत शत प्रणाम।